चलो शुरू करते हैं। तो अपने पढ़ रहे थे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जनरल प्रिंसिपल्स उसकी, ठीक है। और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी इसमें जुड़ा हुआ है। और इसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है कि माइनर से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है कि संविदा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन सक्षम है, कौन कॉम्पिटेंट है। भारत में माइनर के करारों संबंधी विधि की विवेचना कीजिए। क्या लॉ है रिलेटेड टू जो माइनर के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं उनसे, ठीक है। और इससे जुड़े हुए केस लॉ कौन से, लीडिंग केस कौन से हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि माइनर द्वारा किए गए एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो होते हैं। वॉइड एब इनिशियो मतलब आरंभ से, बिगिनिंग, फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है, आरंभ से ही शून्य, जीरो, ठीक है। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या ये भी पूछा जा सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, एग्रीमेंट करने के लिए कौन कॉम्पिटेंट है, हु इज कॉम्पिटेंट फॉर एग्रीमेंट, ठीक है। तो देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ 1872 का है। इसके अंदर जो सेक्शन 10 भी है वो भी थोड़ा बहुत बताता है कि सारी चीजें फुलफिल होनी चाहिए। और सेक्शन 11 ये कहता है कि संविदा करने के लिए कॉम्पिटेंट कौन है, उसके बारे में प्रावधान करता है, प्रोविजन दे रखे। कहते कॉम्पिटेंट मतलब आप कह सकते हो कि सक्षम भी कौन कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, सक्षम कौन है। तो पहली चीज है कि वो मेजर होना चाहिए, दूसरी चीज वो साउंड माइंड होना चाहिए। तो सीधी सी बात है कि कोई व्यक्ति है माइनर है, इसका मतलब माइनर है, अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो कॉम्पिटेंट नहीं है। अब मेजोरिटी की एज क्या है, तो सीधी सी बात है कि सिंपली 18 साल जिसने कंप्लीट कर दिया वो मेजर है। और कुछ एक अवस्थाओं में, सिचुएशन में 21 साल भी एज हो सकती है। जब आप कह सकते हो, जो आप कह सकते हो अधिनियम है उसके अंतर्गत अगर कोर्ट द्वारा अगर नियुक्त किया जाए माइनर का गार्जियन, तो वहां पर वो माइनर कब कॉम्पिटेंट माना जाता है, कब मेजर माना जाता है, 21 साल की जब एज उसने पूरी कंप्लीट कर ली, ठीक है। तो सेक्शन 11 का कंक्लूजन क्या है कि हर व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट है जो लॉ के अकॉर्डिंग, जिसके वो अध्याधीन है, बट जिसके अंडर है वो, मतलब जो लॉ उस पर अप्लाई होता है, ठीक है। और अगर वो मेजर है, मेजर मतलब व्यस्क है और साउंड माइंड है, ठीक है, तो वो कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, उसके लिए कॉम्पिटेंट है। अब माइनर द्वारा किए गए एग्रीमेंट क्या होते हैं, तो सीधी सी बात है, माइनर द्वारा किए गए एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो है। वॉइड एब इनिशियो क्या होता है, आरंभ से ही शून्य, स्टार्टिंग से ही, फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग से ही जीरो, शून्य। अब इसके अंदर एक केस आया था मोहरी बीवी बनाम धर्मोदासपुर, काफी इंपॉर्टेंट है और ये पूछा ही जाता है, या ये केस लॉ ही पूछा जा सकता है। इसमें एक माइनर व्यक्ति था, ठीक है, उसने एक शाहूकार के पक्ष में 20,000 रुपए का एक मॉर्गेज, आप कह सकते हो, मॉर्गेज क्या होता है, हाँ, गिरवी, ठीक है, गिरवी नहीं होता मॉर्गेज। मॉर्गेज का मतलब क्या होता है, गिरवी शब्द हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए यूज होता है, ठीक है। और जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको आप किसी के पास रखते हो एज ए सिक्योरिटी कि पैसा दे दूंगा, लोन लेते हो, तो वो मॉर्गेज कहलाता है, बंधक। तो शाहूकार द्वारा उस माइनर व्यक्ति को 8,000 रुपए की पेमेंट की गई। और इस जो भी ये ट्रांजैक्शन था उससे कुछ समय पहले ही माइनर व्यक्ति के गार्जियन द्वारा शाहूकार को उस व्यक्ति के माइनर होने की सूचना दे दी गई थी कि ये व्यक्ति माइनर है, मतलब बता दिया था। माइनर की ओर से शाहूकार के विरुद्ध इस आशय का वाद कोर्ट में लाया गया कि जो मॉर्गेज है उसको सेट असाइड किया जाए। सेट असाइड मतलब अपास किया जाए, खत्म किया जाए। इस केस का शाहूकार की ओर से यह कहकर विरोध किया गया कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है साहब वॉइड एबल है। अब जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है
तो वहां पर क्या होता है कि जो लिया दिया है वो वापिस किया जाता है जब उस कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट वॉइड डिक्लेयर करता है अंडर सेक्शन 64 और 65। माइनर उक्त राशि को वापिस करने के लिए अबद्ध है, उसने कहा दूसरी पार्टी ने। प्रीवी काउंसिल द्वारा यह डिसाइड किया गया कि माइनर जो है, सीधी सी बात है, ये डिसाइड किया गया कॉन्ट्रैक्ट का जो एक पक्षकार है वो माइनर होने के कारण जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल नहीं है, वो वॉइड एब इनिशियो है, आरंभ से ही शून्य, जिसका एग्जीक्यूशन नहीं करवाया जा सकता, परिवर्तन नहीं करवाया जा सकता। तो सीधी सी बात है, माइनर द्वारा किए गए एग्रीमेंट आरंभ से ही शून्य होते हैं, बिगिनिंग, फ्रॉम बिगिनिंग, स्टार्टिंग से ही शून्य। ठीक है, हाँ अगर उसके पास है तो ले लो, अदरवाइज उसको कंपेल नहीं कर सकते, बाइंडिंग नहीं है वो। ठीक है, तो सबसे खतरनाक कौन है? माइनर। ठीक है, अब माइनर देखो, अगर माइनर क्या होता है कि जिसकी उम्र 18 साल नहीं है कंप्लीट, तो वो कॉम्पिटेंट है ही नहीं कि अगर वो कंसेंट भी दे दे तो भी नहीं माना जाएगा। अब उसके बाद ये भी पूछा जाता है कि माइनर द्वारा किया गया जो कॉन्ट्रैक्ट है, सॉरी एग्रीमेंट है, ठीक है, वो वॉइड एब इनिशियो होता है। उसके बाद अगर वो माइनर मेजर हो जाए तो क्या उस एग्रीमेंट का रेक्टिफिकेशन कर सकता है, उस कॉन्ट्रैक्ट का रेक्टिफिकेशन कर सकता है? नहीं कर सकता। रेक्टिफिकेशन क्या होता है? अनुसमर्थन। अनुसमर्थन मतलब आप किसी फैक्ट के बारे में कहते हो, किसी तथ्य के बारे में कहते हो कि साहब ऐसे है, मैं इसको एडमिट करता हूं, मैं इसका फेवर लेता हूं, मैं इसका अनुसमर्थन करता हूं, रेक्टिफिकेशन। जैसे माइनर ने, जब वो माइनर था, ठीक है, उसने एक कॉन्ट्रैक्ट किया किसी पार्टी के साथ, तो वो जीरो है, वॉइड एब इनिशियो है। लेकिन जब वो मेजर हो गया और उसने इस बात का अनुसमर्थन किया, मतलब रेक्टिफिकेशन किया कि जो मेरे द्वारा माइनर हो, जब मैं माइनर था तब मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उसका मैं अब जब मैं मेजर हो चुका हूं, मैं उसका अनुसमर्थन करता हूं। तो क्या किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। देखो, अनुसमर्थन करने के लिए कुछ तो होना चाहिए। किस चीज का रेक्टिफिकेशन करोगे? किस कॉन्ट्रैक्ट का? जो मतलब जो है ही शुरू से शून्य, वॉइड एब इनिशियो, आरंभ से ही जीरो, तो जो चीज है ही नहीं तो उसका रेक्टिफिकेशन कैसे कर सकते? ठीक है, तो अनुसमर्थन भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, अनुसमर्थन भी नहीं किया जा सकता। उसके बाद आता है कि माइनर व्यक्ति के जो एग्रीमेंट है उन पर एस्टॉपल का सिद्धांत लागू होता है, रूल ऑफ एस्टॉपल लागू होता है। क्या अप्लाई होता है? रूल ऑफ एस्टॉपल, बबंद का सिद्धांत। हाँ जी, तो विबंध का सिद्धांत क्या है? एस्टॉपल का सिद्धांत क्या होता है? किसको कहते हैं एस्टॉपल का सिद्धांत? ये तो आपने पढ़ लिया कि ये लागू नहीं होता, लेकिन एस्टॉपल है क्या? ये सब्जेक्ट आपने पहले पढ़ा है तो बताइए एस्टॉपल का सिद्धांत क्या होता है? नहीं, एस्टॉपल का सिद्धांत क्या है, मैं तो ये पूछ रहा हूं, फिर ही आप आगे बढ़ पाओगे। जो चीज आपको समझनी चाहिए वो एस्टॉपल है। एस्टॉपल एक जगह पर ही आता है। थोड़ा सा नहीं, एस्टॉपल का सिद्धांत क्या है? ये कई जगह पर आता है। एस्टॉपल का मीनिंग क्या होता है? जैसे इसका मतलब होता है रोक देना, रोकना। हाँ हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। भी एक व्यक्ति ने एक बार कोई बात कह दी और उससे बाद वो उस बात से पलट नहीं सकता, एस्टॉपल का सिद्धांत। जैसे आपने किसी को लिख कर दे दिया, साइन कर दिया कि हाँ भी इस फैक्ट को मैं स्वीकार करता हूं, तो क्या उससे बदल सकते हो, उससे मुकर सकते हो? नहीं मुकर सकते, एस्टॉपल का सिद्धांत लागू होता है। जैसे आपने कोई कॉम्प्रोमाइज कर लिया पार्टी में,
उसके ऊपर अवार्ड पास कर दिया गया आर्बिट्रेशन के अंदर या मीडिएशन के अंदर, तो बाद में पार्टी कहे कि हाँ साहब नहीं, मैं तो इसको चैलेंज करता हूं, एस्टॉपल का सिद्धांत। जैसे कि मैं ये कहता हूं कि ये तथ्य ऐसे है, ये फैक्ट ऐसे है, तो उसके बाद में उसी बात से मुकरूं तो मुझ पर एस्टॉपल का सिद्धांत अप्लाई होगा। मतलब एक व्यक्ति एक बार में एक बात और दूसरे समय में दूसरी बात नहीं कर सकता। ठीक है भाई, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, मतलब एक व्यक्ति पर दूसरा व्यक्ति विश्वास करके कोई काम कर लेता है या करने से जो करने जा रहा था रुक गया, तो वहां पर जो पहला व्यक्ति है जिसकी बात पर दूसरे व्यक्ति ने ट्रस्ट किया, विश्वास किया और उसके अकॉर्डिंग उसने अपनी परिस्थिति जो है उसको चेंज किया, तो वहां पर पहली पार्टी नहीं मुकर सकती। एस्टॉपल का सिद्धांत उस पर लागू हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि साहब कोई भी, मतलब बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हो, लिख कर दिया या मैंने बोल कर किया, बाय कंडक्ट, किसी भी तरीके से हो सकता है। मैंने कहा कि साहब मैं आपको गेहूं दूंगा, ठीक है, और आप बाजार से मत लेना, मेरे पास है, सीजन में मैं दूंगा, इतने रुपए पर बोरी लगेगा, ये सारा कुछ ठीक है। अब मान लो भी आपकी आटा मिल है, ठीक है, और आप कहीं से नहीं लेते, आपने मुझ पर विश्वास किया कि ये बंदा मुझको देगा गेहूं, अनाज। अब मान लो भी मैं जब सीजन निकल गया उसके बाद मैं मुकर गया, तो लो क्या मुझे मुकरने देगा? ये इक्विटी से बना हुआ सिद्धांत है, नहीं मुकरने देगा, नुकसान होगा आपका अगर मुझे मुकरने दे। ठीक है भाई, एक रोकना, स्टॉप करना नहीं हो सकता। जैसे माइनर है, माइनर ने कहा कि साहब मैं मेजर हूं, मेरी उम्र 20 साल है, ठीक है, आप मुझे पैसा दे दीजिए और मैं आपको लुटा दूंगा, ठीक है। उसके बाद पैसा दे दिया, उसके बाद पता चला कि माइनर है, दूसरी पार्टी कहती कि इस पर एस्टॉपल का सिद्धांत लागू करो, क्योंकि इसने पहले कहा था कि मैं मेजर हूं, ठीक है, मैं मेजर हूं, मुझे पैसा दे दीजिए। अब ये बात कह रहा है कि मैं ऐसा माइनर हूं, तो देखो इसको, ये अपनी बात से मुकर रहा है, इसको रोकिए, स्टॉप कीजिए। तो क्या माइनर पर यह सिद्धांत लागू होता है? नहीं होता। माइनर पर एस्टॉपल का सिद्धांत भी लागू नहीं होता, ठीक है, एस्टॉपल का सिद्धांत भी लागू नहीं होता, ठीक है। तो ये है, तो इस प्रकार तो माइनर बहुत खतरनाक हो गया। सबसे खतरनाक कौन है? माइनर। आप उसको बाउंड नहीं कर सकते किसी भी काम के लिए। एस्टॉपल का सिद्धांत उस पर लागू नहीं होता, उसको आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ठीक है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट किया है और उसने पैसा खा लिया तो कुछ उसको मतलब बाउंड नहीं कर सकते। हाँ, उसके पास है, पड़ा है तो ले लो, अदरवाइज नहीं। ऐसे तो माइनर हो गया खतरनाक, अब सारे माइनर से डर के रहते हैं, ठीक है, खतरनाक ही हो गया। तो ऐसे तो मान लो कल को माइनर को जरूरत हो किसी चीज की तो कोई देगा ही नहीं, कोई देगा ही नहीं। क्यों देगा? कहते कल को भैया वापसी का कोई वो गारंटी नहीं है कि वापस आएगा या नहीं आएगा। तो कुछ एक प्रावधान ऐसे भी किए गए हैं जहां पर भी बिल्कुल ही खतरनाक ना बन जाए, तो कुछ एक रिलैक्शन भी दे रखा है। तो एक है कि अगर माइनर की लीगल नेसेसिटी पर आप खर्च करते हो तो वहां पर उस पैसे को वसूल किया जा सकता है। विधिक आवश्यकता, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आपने पढ़ा होगा, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 68 से, ठीक है। तो उसमें क्या दे रखा है कि अगर माइनर की आपने लीगल नेसेसिटी पूरी की है, पैसा खर्च किया है, तो उसको आप उससे वसूल कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो उसकी प्रॉपर्टी से। या कैसे? माइनर ये नहीं कह सकता कि साहब मैं तो माइनर हूं, मैंने तो इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, मैंने तो उसको कहा नहीं, और ना ही मैं एलिजिबल हूं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, ना ही मैं कॉम्पिटेंट हूं, तो कॉन्ट्रैक्ट तो वर्ड एब इश्यू है। तो किस बिहाफ पर ये मुझसे वापस पैसे मांग रहा है? नहीं, ऐसे तो माइनर भूखा मर जाएगा। अब उसको खाने के लिए फूड चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, ठीक है, उसको एजुकेशन चाहिए, तो खर्चा कौन करेगा? सारे डर जाएंगे कि इससे वसूल नहीं कर सकते। तो ला ये कहता है कि अगर माइनर की आपने लीगल नेसेसिटी पूरी की है, उस पर खर्च किया है पैसा, तो उसको आप रिकवर कर सकते हो उसकी प्रॉपर्टी से या उससे, ठीक है। जैसे कि मान लो एक माइनर है, ठीक है,
उसको आपने शेल्टर प्लेस दिया, रहने के लिए जगह दी, खाने के लिए दिया, उसको पढ़ाया, उस पर पैसा खर्च किया, लीगल नेसेसिटी पूरी की, तो उसको आप वसूल कर सकते हो, वापिस पा सकते हो उस रकम को। ये राइट देता है लॉ। ठीक है, लीगल नेसेसिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि शराब पीने के लिए पैसा दे दिया, जुआ खेलने के लिए पैसा दे दिया, ये लीगल नेसेसिटी नहीं है। लीगल नेसेसिटी क्या है? जो जरूरी हो जीने के लिए, आवश्यक हो जीने के लिए, उसको लीगल नेसेसिटी कहा जाता है। अब उसके बाद आता है कि माइनर के लाभ के लिए किया गया कॉन्ट्रैक्ट का परिवर्तन हो सकता है क्या? अब देखो, कई चीजें हैं। पहली चीज तो वो माइनर द्वारा किए गए जो एग्रीमेंट है वो वर्ड एब इनिशियो होते हैं, आरंभता ही शून्य। ठीक है, उनका परिवर्तन नहीं करवाया जा सकता, लेकिन इसका एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। ठीक है, कि माइनर के बेनिफिट के लिए किया गया कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसका परिवर्तन करवाया जा सकता है। जैसे कि आप पढ़ते हो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, साझेदारी अधिनियम पढ़ा था ना, पार्टनरशिप एक्ट, उसकी धारा 30 क्या कहती है? क्या कहती है धारा 30? अब इस बात को मैं थोड़ा सा और ले जाता हूं। जैसे देखो, जो पार्टनरशिप है उसका जन्म कहां से होता है? बाय कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट से होता है। अब माइनर तो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, वो तो कॉम्पिटेंट है ही नहीं, तो इसका मतलब माइनर कभी पार्टनर हो ही नहीं सकता, क्योंकि पार्टनरशिप का जन्म ही कॉन्ट्रैक्ट से होता है। लेकिन धारा 30 पार्टनरशिप एक्ट एक एक्सेप्शन है। इसके अंदर कहा गया है कि माइनर ओनली फॉर बेनिफिट, लाभों के लिए उसको एज ए पार्टनर बनाया जा सकता है, लाभों के लिए उसके बिहाफ पर एक कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, और वो परिवर्तनीय भी होगा, सिर्फ लाभों के लिए, बेनिफिट्स के लिए। ठीक है, पर्सनली लाइबिलिटी उसकी कोई नहीं होगी, उसका शेयर ही, जितना शेयर है उतनी ही उसकी लाइबिलिटी। मान लो 100 रुपए मिलाकर, ये 4 बंदे हैं, चारों ने 25-25 रुपए डाले, 100 रुपए मिलाकर एक कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है, कि बिजनेस को लेकर, मतलब पार्टनरशिप के अंदर मान लो अब 25-25 सबके हैं, उनमें से एक क्या है? माइनर है, बच्चा है। हाँ, हो सकता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट मिला लिया, हो सकता है माइनर। अब मान लो लॉस हो जाता है, तो देखो पार्टनरशिप के अंदर क्या है, साझेदारी के अंदर, कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ठीक है, भी ये नहीं कि आपका जो शेयर है वहां तक ही आपकी लाइबिलिटी, अनलिमिटेड होती है। अगर लॉस हो गया ज्यादा, 100 रुपए का कंट्रीब्यूशन था, लॉस हो गया 200 रुपए, अब हर के हिस्से 50-50 रुपए का शेयर आ रहा है, भाई उनको देना पड़ेगा। अगर 4 पार्टनर तो 50-50 रुपए आएंगे लॉस के। अब माइनर ने कितने रुपए लगाए थे? 25, तो माइनर को क्या 25 और देने पड़ेंगे? नहीं, पर्सनली लाइबल नहीं है, जहां तक उसका शेयर है वही लाइबल है। वो कहेगा कि 25 रुपए मेरे लगे हैं, वो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, जेब से नहीं दूंगा। तो ये है माइनर की कंडीशन। कहां पर? माइनर के लाभों के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता तो उसका परिवर्तन करवाया जा सकता है। लॉस के अंदर सिर्फ उसकी लाइबिलिटी, उसके शेयर तक ही लिमिटेड है, उससे ज्यादा नहीं है। क्लियर हुआ? माइनर। हाँ जी। अब बारी आती है कि इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ में क्या डिफरेंस है। देखो, इंग्लिश लॉ जो है उसके अंदर क्या है? वॉइडेबल है। वॉइडेबल का मतलब क्या होता है? क्या होता है वॉइडेबल का मतलब? वो तो मुझे पता है। शून्य करने का मतलब क्या होता है? शून्य करनी है तो वो पहले ही है, करवाओगे क्या आप? कुछ ग्राउंड्स ऐसे हैं, कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर भी दे रखे हैं, कि वहां पर क्या होता है कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। और यहां पर पार्टी के पास
ये रहता है अधिकार कि वो उसको कोर्ट में जाकर वॉइड डिक्लेयर करवा सकते, एक राइट रहता है। जैसे कि विदाउट फ्री कंसेंट, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जिसमें स्वतंत्र सहमति नहीं है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या मानोगे, वैलिड, वॉइड या वॉइड है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि आपने मुझे डरा धमकाकर मुझसे ये प्रॉपर्टी मेरी ली है या मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, या आपने मेरी कनपटी पर गन रखी थी, डराया था, धमकाया था, इंड्यूस किया था, थ्रेट, ठीक है, या अंडर इन्फ्लुएंस था, भी आपकी स्थिति मुझसे ऊपर थी और मैं कुछ बोल नहीं पाया, प्रेशर के अधीन था, विश्वास करता था आप पर, ठीक है, या आपने मुझसे धोखे से मेरी कंसेंट ली है, या आपने कोई किसी फैक्ट को इस तरीके से बताया जिस पर आपको खुद को विश्वास नहीं था और मुझे विश्वास दिलवाया, ठीक है, मिस प्रेजेंटेशन। तो इसके अंदर क्या है कि फ्री कंसेंट नहीं है, फ्री कंसेंट नहीं है। और जहां फ्री कंसेंट नहीं होगी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड एबल। अब यहां पर क्या है कि मेरी फ्री कंसेंट नहीं थी, तो इस बात को मुझे कोर्ट में जाकर बताना होगा। मेरे पास एक राइट है कि इस ग्राउंड पर मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को जीरो करवा सकता हूं, वॉइड करवा सकता हूं। भी जब तक मैं कोर्ट में जाकर नहीं करवाता तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बना रहता है। जब तक आप नहीं करवाते तब तक वो वैलिड बना रहता है, ठीक है। तो एक अधिकार दिया गया, जैसे आप मैरिज भी आप देखते हो, कोई मैरिज वॉइडेबल होती है तो उनको कराना पड़ेगा, अगर उसके प्रति अपनी सहमति दे दी तो फिर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, एक राइट दिया गया। तो जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लॉ कि माइनर द्वारा किए गए कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है साहब। अब अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसको वॉइड करवाया जा सकता है कोर्ट में जाकर। अब कोर्ट उसको वॉइड डिक्लेयर करेगी तो जो लिया दिया है वो वापिस कर दे, वापिस भी तूने इसको इतना दिया था, वापिस कर इसका, हाँ तूने ये चीज दी थी, इसको वापिस कर दो, तो कोर्ट उसको वॉइड डिक्लेयर कर देगी। लेकिन अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ जो माइनर के कॉन्ट्रैक्ट हैं वो क्या है, वॉइड एब इनिशियो, आरंभ से ही शून्य, जीरो, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। माइनर को देनदारी के लिए बाउंड नहीं किया जा सकता, उसके पास है तो ले लो, अदरवाइज वो खर्च गया या कुछ हो गया तो उसको आप बाध्य नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये था आपका टॉपिक इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कि माइनर क्या है, माइनर द्वारा किए गए जो करार है या संविदाएं हैं वो वॉइड होती है, क्या होती है, और क्या इस पर स्टॉपल का सिद्धांत लागू होता है। तो पहले चीज समझनी पड़ेगी स्टॉपल क्या है, क्या माइनर अपने द्वारा किए गए कॉन्ट्रैक्ट का मेजर होने पर रेक्टिफिकेशन कर सकता है, रेक्टिफाई कर सकता है, नहीं कर सकता। और माइनर हाँ जी, स्टॉपल मतलब मैंने कोई बात कही आपसे, मैंने किसी फैक्ट को ऐसे दिखाया, आपने मेरी बात पर विश्वास किया, ट्रस्ट किया और विश्वास करके कोई काम कर दिया, ठीक है। अब क्या मैं अपनी बात से मुकर सकता हूं क्या? नहीं मुकर सकते, नहीं, नो। तो ये मुझ पर स्टॉपल का सिद्धांत लागू हो गया। बिल लॉ ये कहता है कि आप किसी भी फैक्ट के बारे में एक टाइम में तो ये बात कहते हैं, हाँ जी, और दूसरी बार में दूसरी बात कहते हो, तो वो कहते कि सही नहीं है। भी स्टॉपल की बात करें तो ये टीपी एक्ट का एक एग्जांपल है। भी फादर और सन के बीच में पार्टीशन हुआ प्रॉपर्टी का, एक मकान फादर को मिला, एक मकान मिला लड़के को। अब मान लो लड़का जो है वो फादर वाला मकान सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लेता किसी पार्टी के साथ, क्या वो सेल कर सकता है उसको? नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास राइट नहीं है, ठीक है। वो ये कहता है कि ये मकान मेरा है, मैं तुम्हें बेचना चाहता हूं, कितने रुपए लगेंगे? वो कहता ठीक है, दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हो गया।
अब यहां पर क्या होता है कि बाद में पता चलता है कि ये जो व्यक्ति है ये प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है। ठीक है, अब मान लो फिर दूसरी पार्टी क्या कर सकती है, उसको जब पता लगे कि जिस व्यक्ति ने प्रॉमिस किया है मुझे ये मकान बेचने का, ये उसका मालिक ही नहीं, तो दूसरी पार्टी क्या करेगी फिर? किस चीज के लिए? 420 किया, कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट क्या करेगा? नहीं, कोर्ट उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या करेगा? कोर्ट उसको वॉइड करवा डिक्लेयर कर देगा और जो लिया दिया है, कोई एडवांस दे रखा तो वापस दिलवा देगा। ठीक है, अब मान लो कि अगर वो पार्टी कोर्ट में नहीं जाती तो कॉन्ट्रैक्ट तो चल रहा है। ठीक है, अब मान लो भी वो वेट करता है, कोई दिक्कत नहीं, बाद में देखेंगे। ठीक है, अब मान लो भी उस फादर की डेथ होती है और उसका वारिस कौन है? उसका लड़का। ठीक है, और डेथ होने के बाद जो फादर वाला मकान है वो उसके लड़के को मिल जाता है, ऑटोमेटिकली भी वही वारिस था, एक प्रॉपर्टी फादर की उसको मिलेगी। अब लड़का बन गया मालिक प्रॉपर्टी का। अब वो पार्टी उठकर आती है जिसके साथ उसने एक बार कॉन्ट्रैक्ट किया था मकान को बेचने का, और हो सकता है कुछ कंसिडरेशन भी लिया। ठीक है, और यहां पर क्या है, क्या वो पार्टी अब उसको बाउंड कर सकती है वो मकान उसी को ही देने के लिए उसी कीमत पर? कर सकती है, क्योंकि उस पर स्टॉपल का सिद्धांत लागू हो गया। कोर्ट क्या कहेगा, न्यायालय क्या कहेगा कि पहले आपने इसको ये कहा था, इस प्रकार से अपने आप को दिखाया था कि मैं प्रॉपर्टी का मालिक हूं, और बेचने का आपने इसके साथ एग्रीमेंट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और विद कंसीडरेशन, प्रतिफल के साथ, विदाउट कंसीडरेशन, कंसीडरेशन भी है। अब उस समय चलो आप मालिक नहीं थे, और अब तो आप मालिक बन चुके हो, मकान आपको मिल चुका है, तो देखो अब आप अपनी बात से मुकर नहीं सकते। अब ये मकान आपको उस पार्टी को देना होगा, क्योंकि आप पर स्टॉपल का सिद्धांत लागू हो गया। भाई आप पहले आपने क्या कहा था, ये मकान मेरा है, मैं बेच रहा हूं। ठीक है, चाहे उस समय मालिक नहीं थे, लेकिन अब तो बन गए, पहले प्रॉपर्टी नहीं थी, अब तो आ गई, अब देनी पड़ेगी। वो व्यक्ति अब डिनाई नहीं कर सकता, बशर्ते वो कॉन्ट्रैक्ट जिंदा होना चाहिए। जिंदा मतलब दूसरी पार्टी ये नहीं कि उसको कोर्ट में जाकर उस कॉन्ट्रैक्ट को जीरो करवा दे, वॉइड करवा दे। ठीक है, तो कई जगह पर यह सिद्धांत आता है स्टॉपल का। ठीक है, बाय कंडक्ट भी हो सकता है। बाय कंडक्ट कैसे है स्टॉपल? मान लो भी मेरे फादर साहब है, उनकी कोई प्रॉपर्टी है, वो उसको सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं। हो सकता है कि मेरा उस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट हो, मेरा भी कोई हक हो या कुछ भी है। ठीक है, मतलब मैं उस चीज को चैलेंज कर सकता हूं या कुछ ऐसा। लेकिन जिस समय वो प्रॉपर्टी बेची जा रही थी, मतलब आप खरीदने वाले हो, मेरे फादर बेच रहे हैं उस प्रॉपर्टी, और मैं उस प्रॉपर्टी का जो सेल डीड है उसको एग्जीक्यूट करता, अटेस्टेड करता। ठीक है, मेरे भी साइन, ठीक है, अटेस्टेड मैंने किया है। अब मान लो भी बाय कंडक्ट, चाहे वो डीड मेरे अगेंस्ट जा रही है, क्योंकि मेरे इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, हो सकता है कि मैं उसको, मेरा भी हक हो उसमें, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा और अटेस्टेड होकर दिया। ठीक है, तो मान लो भी बाय कंडक्ट मैंने उस फैक्ट को स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो फिर बाद में जब वो प्रॉपर्टी बिक गई, बंदा ले गया, उसके बाद मैं कोर्ट में केस कर सकता हूं कि साहब नहीं, मेरा इंटरेस्ट था इसमें, मेरा भी हक था, ये था, फलाना था, मैं इसको चैलेंज करता हूं। तो कोर्ट कहेगा देखो
कि सेल डीड के अंदर तुम्हारी भी साइन है, इस चीज को तुमने एडमिट कर लिया, अब कह रहे हो कि नहीं माना चाहिए। और एग्जांपल देता हूं, जैसे आर्बिट्रेशन की कार्रवाई, आर्बिट्रेटर होता है, ठीक है, कोर्ट से बाहर की कार्रवाई, किसी मामले को जल्दी से निपटाने के लिए। और उसके अंदर एक पार्टी कहती है, किसी फैक्ट को स्वीकार करती है कि हाँ साहब मैंने इसका पैसा देना है, ठीक है मैं देने के लिए तैयार हूं, हाँ इतने रुपए, दोनों में कॉम्प्रोमाइज करवा दिया, सेटलमेंट करवा दी, ठीक है, सेटलमेंट करवाकर अवार्ड पास कर दिया। अवार्ड मतलब पंचाट, और दोनों के अंदर कॉम्प्रोमाइज हुआ तो पंचाट इसलिए पास किया गया था, ठीक है, कि बाद में उसको चैलेंज किया जा सकता है? नहीं। और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे लोक अदालत है, क्या होता है लोक अदालत? लोक अदालत का मतलब जनता की अदालत। जो नॉर्मल अदालत है वही एक पर्टिकुलर आप कह सकते हो सिचुएशन में या किसी दिन लोक अदालत के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। भाई जो सिविल केस है जिसके अंदर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है वो लोक अदालत में डाले जा सकते हैं, क्रिमिनल केस भी डाले जा सकते हैं जो कंपाउंडेबल है, छोटे मामले, ठीक है। अब लोक अदालत में क्या होता है कि मान लो ऑन मेरिट कोई फैसला नहीं होता, ऑन मेरिट मतलब कोर्ट जज नहीं करेगा वहां किसी चीज को कि हाँ ऐसा हुआ था, एविडेंस लाओ, एविडेंस लो अप्लाई नहीं होता। लोक अदालत का मतलब दोनों पार्टी को बिठाकर आमने सामने उनमें कॉम्प्रोमाइज करवाने का प्रयास किया जाता है। जैसे मियां बीबी का झगड़ा है, कॉम्प्रोमाइज करवा दिया। दो पार्टियों के बीच में लेन देन, पैसे को लेकर झगड़ा है, बिजनेस को लेकर हो सकता है, किसी भी चीज को, तो दोनों के अंदर कॉम्प्रोमाइज करवा दिया कि भाई देख लो इतना मांग रहा है, चलो ठीक है इतना दे दो, आप जैसे इतना ब्याज दे दो, केस को खत्म करो, यही कॉम्प्रोमाइज करवा दिया। वहां मेरिट डीमेरिट नहीं होती, ठीक है। अब मतलब कॉम्प्रोमाइज करवा दिया तो लोक अदालत उस पर साइन लेती है दोनों पार्टी के, दोनों रजामंद हैं, कल को मुकर ना जाए तो साइन तो लिए जाएंगे। साइन ले लिए कि हाँ साहब हम म्यूचुअली इससे सहमत हैं, और वो उस आधार पर अवार्ड पास कर देता है, मतलब पंचाट, वे दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो गया और दोनों ने अपनी अपनी सहमति दे दी उसके प्रति, ठीक है। अब बाद में कोई पार्टी उस अवार्ड को चैलेंज कर सकता है क्या? नहीं साहब ऐसे नहीं है, नहीं सर, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसने पहले उस चीज को एडमिट कर लिया, और बाद में क्या मुकर सकता है क्या? नहीं साहब मैं तो इस बात को नहीं मानता, नहीं मुकर सकता। तो यही स्टॉपल का सिद्धांत है। वे कोई किसी व्यक्ति ने कोई बात कही, कोई चीज एडमिट की, किसी फैक्ट को लिखकर, बोलकर या बाय कंडक्ट, और बाद में उस स्टेटमेंट से वो मुकर रहा है, तो लॉ उसको मुकरने देगा? नहीं। तो उस पर एस्टॉपल का सिद्धांत, मतलब स्टॉपल मीनिंग स्टॉप करना, रुक जाओ, रोक देना, तो उस पर स्टॉपल का सिद्धांत लागू हो जाएगा। हाँ जी, क्लियर हुआ? हाँ, पहला दित्ते के बियान को नहीं मुकर सकता, नहीं मुकर सकता। बाकी सर लोक अदालत ਦੇ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਹੋ सकती जी। देखो वो फैसला नहीं है, वो कॉम्प्रोमाइज है दोनों पार्टियों का, उस पर कोर्ट अवार्ड पास करता है। अब कल को मान लो फिर पार्टी चली जाए दोबारा कोर्ट में कि नहीं साहब ये है वो है, तो ऐसे तो फिर उस अवार्ड का क्या मीनिंग रहा? तो एक बार तो पार्टी ने उस तथ्य को स्वीकार कर लिया है, फैक्ट को, और बाद में मुकर रहे हैं, क्या कोर्ट मुकरने दे, लॉ मुकरने देगा? नहीं। ये जो स्टॉपल का सिद्धांत है, साम्य की देन है। साम्य मतलब इक्विटी, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियंस, ठीक है। दो चीजें होती है, एक होता है कॉन्शियंस, एक होता है कॉन्शियस। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि इन दोनों में डिफरेंस, कि साहब ये तो कॉन्शियस मतलब जो होता है ना बेहोशी की अवस्था या कुछ ऐसा, एक होता है कॉन्शियंस, EN, ना की आवाज आती है, उसका मतलब है अंतरात्मा, अंतरात्मा की आवाज, ठीक है।
तो यह सिद्धांत इक्विटी जस्टिस एंड गुड कॉन्शियंस से आया है, उससे आया हुआ है। भाई साम्य क्या है कि सीधी सी बात है कि किसी के साथ गलत नहीं होने देता, तो ये सिद्धांत वहां से निकल कर आया है और लॉ के रूप में है। सभी जो कंट्री है, कहीं ना कहीं सभी कंट्रियों के लॉ के अंदर ये मिल जाएगा। इंडिया के अंदर है, कई जगह पर आता है, सिविल प्रोसीजर लॉ के अंदर भी है, एविडेंस लॉ के अंदर भी है, यहां भी आपको मिल गया, और भी कई जगह पर देखने को मिलेगा। सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। हाँ जी।